बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोग्रामिंग का आज हमारा चौथा लेक्चर है। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में। इससे पहले हमने डाटा टाइप्स के बारे में, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इनपुट और आउटपुट हमारा अभी तफसीली लेक्चर रहता है, लेकिन आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अब तक हमने जितनी भी प्रोग्राम की एग्जांपल्स पढ़ी हैं ना, हमने स्लाइड नंबर 2 पे आ जाएं तो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पार्ट 2 स्लाइड नंबर 2 पे आ जाए। खोल लिया। अ कंप्यूटर कैन प्रोसीड इन सीक्वेंस सेलेक्टिवली एंड रिपीटेटिवली। आपके पास जो प्रोग्राम होता है ना, जो उसके अंदर आपने स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, यानी जो आपकी बॉडी जहाँ से स्टार्ट होती है C++ की, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये 3 तरीक़ों से एग्जीक्यूट होती हैं। अभी तक हमने एक ही तरीका पढ़ा है कि पहली नव स्टेटमेंट से लेकर आखिरी स्टेटमेंट तक ना वो रन करता है। ठीक है, ये नहीं होता कि दूसरी से पहले तीसरी को कर दे या तीसरी के बाद चौथी को छोड़ के पांचवी पे चला जाए, ऐसे नहीं होता। लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि हम किसी स्टेटमेंट को रन करना चाहते हैं और किसी को रन नहीं करना चाहते। पास फेल की मिसाल ले लें। अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो पास और फेल के बारे में बताता है, ठीक है ना, तो अब अगर सी आउट में पास लिखा हुआ है और एक सी आउट में फेल लिखा हुआ है, तो एक ही सी आउट चलनी है ना, चाहे या वो पास वाली चलेगी या वो फेल वाली चलेगी। ठीक है, एटीएम मशीन पे जाते हैं, अगर पिन कोड सही होगा तो आउटपुट और आएगी, अगर पिन कोड गलत होगा तो आउटपुट, तो इसका क्या मतलब है कि दो आउटपुट उसके अंदर स्टोर हैं, एक आनी है और एक, इसे कहते हैं सेलेक्टिव। इसे क्या कहते हैं? सेलेक्टिव ब्रांच मेकिंग अ चॉइस। कि आपका प्रोग्राम जो है, या आपका प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि चॉइस पे चलेंगी, जो ब्रांचेस की सूरत में चलेंगी, या तो वो चलेंगी या वो नहीं चलेंगी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ये सबसे पहला कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को बगैर किसी ब्रांच के चलाएं तो वो है सीक्वेंस, या हम सेलेक्टिवली चलाएं कि जी कोई स्टेटमेंट हमने चलानी है, एक या एक से ज़्यादा, ये नहीं कि सिर्फ एक ही। 10 स्टेटमेंट्स हैं, वो आप चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते। ठीक है, यानी 10 चलनी है या नहीं चलनी, तो ये कहलाती है सेलेक्टिव। और तीसरी जो टाइप है वो है रेपिटेटिव। बाज़ औक़ात हम एक ही स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा बार बार चलाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह आप देखेंगे एटीएम मशीन की मिसाल को ले लें। आप एटीएम मशीन में जाते हैं, जब एक ट्रांजैक्शन पूरी करते हैं, वो आपसे पूछता है कि और करनी है, यस कि नो। अगर यस कर दें तो दोबारा शुरू से आ जाता है, आता है या नहीं आता, मेन मेन्यू आपके सामने आ जाता है। अगर नो कर दो तो वो एंड कर देता है। अगर यस कर दें तो वो क्या करेगा, वो दोबारा मेन मेन्यू पे आ जाएगा, जहाँ से वो आपसे पूछेगा कि आपने कैश निकलवाना है या क्या करना है। बात की समझ आई? तो आपके पास एक प्रोग्राम जो है वो 3 तरीक़ों से एग्जीक्यूट हो सकता है, सीक्वेंस में, सेलेक्टिवली या रिपीटेडली। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सम स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड ओनली इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास कंडीशन का। आज से पहले हमने एक्सप्रेशन का लफ्ज़ सुना है, हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े, उसकी एक्सप्रेशन बनाई। कल हमने बात की क्वाड्रेटिक फार्मूले की, उसमें भी एक्सप्रेशन थी। एक्सप्रेशन में और कंडीशन में क्या फ़र्क होता है? एक्सप्रेशन भी ऑपरेंड्स और वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलकर बनती है, लेकिन उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। कंडीशन क्या होती है? ऑपरेंड, वेरिएबल्स और ऑपरेटर से मिलकर बनने वाली ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जवाब या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी इसके अलावा कोई और जवाब उसका नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी एक्सप्रेशन को हम कंडीशन कहेंगे, कंडीशनल एक्सप्रेशन या तो जब लफ्ज़ आता है एक्सप्रेशन तो मतलब क्या, कि जिसकी कोई वैल्यू आएगी, और जब लफ्ज़ आएगा कंडीशन तो मतलब क्या, कि या ये ट्रू होगी या। तो बहुत आसान है कि हम किसी स्टेटमेंट को अगर किसी कंडीशन के साथ जोड़ दें कि ये कंडीशन ट्रू हो तो चल जाए, ना हो तो ना चले, तो इस तरह हमने ये कर लिया। ज़रा आप देखें, तीनों की डायग्राम बनी हुई है स्लाइड नंबर 3 के ऊपर, नज़र आ रही। पहला जो है वो है स्टेटमेंट 1, ये जो डॉट है ये फ्लो चार्ट है, याद करो, स्टार्ट हो गया।
स्टेटमेंट 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई और ये कहाँ तक जाएगा, आखिरी स्टेटमेंट होगी और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, कोई ब्रेक नहीं आई। ये है सीक्वेंस। सिलेक्शन में क्या होगा कि स्टेटमेंट आई और आगे डायमंड का निशान है। फ्लो चार्ट के अंदर डायमंड का निशान होता है डिसीजन का। किस चीज़ का? यानी ये कंडीशन है, इसकी दो जवाब आने हैं, या ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट नंबर 1 चला के ये इस पॉइंट पे आ जाए, और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो तो स्टेटमेंट 2 चला के यहाँ आ जाए। अगर दरमियान वाली डायग्राम में से मैं आपसे पूछूं कि क्या स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों चलेंगी, तो क्या जवाब आएगा? नहीं, इन दोनों में से एक रन होगी, चाहे वो स्टेटमेंट 1 हो चाहे वो स्टेटमेंट। उसके बाद आ जाए साथ वाली पे जिसे रेपिटेशन कहा गया है। ये डायग्राम भी बड़ी खूबसूरत डायग्राम है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को बड़े बेहतरीन तरीके से बयान करती है। कैसे भला कि हम आएंगे, एक एक्सप्रेशन है, अगर ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट चली और फिर वापस एक्सप्रेशन। और अगर आप गौर से देखें तो एक लूप बन रही है। लूप बन रही है कि नहीं बन रही? नीचे को, दाएं को, ऊपर, फिर ऊपर, और ये लूप बन रही है, एक सर्कल बन रहा है, इसीलिए इसे लूप कहते हैं। लूप में क्या हो रहा है कि एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर अटैच्ड विद एन एक्सप्रेशन। इफ एक्सप्रेशन रिमेन्स ट्रू, द स्टेटमेंट्स कंटिन्यूसली या रिपीटेडली कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट। वो एग्जीक्यूट करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। समझ आ गई बात? ये तीन हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स टोटल के टोटल हैं। सीक्वेंस तो हमने देख लिया, और हम बात करेंगे वन वे सिलेक्शन की। ठीक है, वन वे सिलेक्शन क्या है? वन वे सिलेक्शन ये है कि अगर ट्रू हो तो हम स्टेटमेंट चला दें, ना हो तो हम ना चलाएं। यानी हम फॉल्स पे कुछ नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि अगर ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चले। सबसे पहला सिलेक्शन हमारे पास ये है, क्या? कि ट्रू के ऊपर हम चलाएं, फॉल्स को अभी हम कंसीडर ना करें। ये कहलाती है वन वे सिलेक्शन। मिसाल आपके सामने है स्लाइड नंबर 5 के अंदर। इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, ये ग्रेटर देन इक्वल हमने नहीं पढ़ा, पीछे हमारा मिस हो गया है, ये कहलाता है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर हमने पढ़ने थे, अरिथमेटिक हमने पढ़ लिए थे। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं जी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, जिसके ज़रिए हम दो वेरिएबल्स के दरमियान कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ऑपरेटर्स जो हैं ये हमारे पास कहलाते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। और जिस मसावात में रिलेशनल ऑपरेटर्स होंगे वो मसावात कहलाएगी कंडीशन। ठीक है, तो स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 क्या है? ये एक कंडीशन है। इसको आप कंडीशनल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, इसे आप लॉजिकल एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, और इसे आप सिंपल कंडीशन भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज एवरी टाइम इट विल रन, इट विल आइदर प्रोड्यूस ट्रू आर प्रोड्यूस जीरो। या तो इसका जवाब ट्रू होगा या इसका जवाब फॉल्स होगा। अगर स्कोर के अंदर वैल्यू 61 है तो तब इसका जवाब होगा ट्रू, और अगर स्कोर के अंदर वैल्यू 59 है तो फिर इसका जवाब क्या होगा? फॉल्स होगा। समझ आ रही है बात की या नहीं? स्क्रीन पे वन वे है ये, सिर्फ हम ट्रू की बात कर रहे हैं। यानी ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने लगा हुआ है, आप देखें कि ग्रेड पी उस वक्त मिलेगा जब स्कोर 60 से ज़्यादा होगा तो ये मिलेगा। फॉल्स होने पे ये क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी। ठीक है, कि वन वे सिलेक्शन के अंदर हमारे पास इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ये भी एक नई चीज़ है हमारे पास। सबसे पहले हमने सी आउट पढ़ी, सी एन अभी हमने नहीं पढ़ी, तो ये दूसरी स्टेटमेंट है जो आज हम पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट सेलेक्टिव स्ट्रक्चर। अगर हम सेलेक्टिव कंट्रोल स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, समझ आ रही है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास आएगी? इफ। तीन स्टेटमेंट्स हैं जिनके जरिए कंट्रोल स्ट्रक्चर को लगाया जाता है, सेलेक्टिव सिलेक्शन स्ट्रक्चर को लगाया जाता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर कितने हैं? तीन, सीक्वेंस, सेलेक्टिव और रेपिटेशन। सिलेक्टिव सीक्वेंस हमने पढ़ लिया। जो सिलेक्टिव है उसके लिए कितनी स्टेटमेंट्स हैं? तीन। नंबर 1 इफ एल्स, नंबर 2 स्विच, नंबर 3 है टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा? अब इफ जो है ना, इफ के दो हिस्से हैं। एक इफ जो है वो अकेली इस्तेमाल होती है, जो जिसकी मिसाल हमारे सामने है कि ये वन वे है। इसमें जब हम लिखते हैं ना तो ये गलती कर जाते हैं बाज़ का। अगर आपने कंडीशन के बाद 4.10 को देखें, अगर आपने स्कोर लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल 60 के बाद सेमी कॉलन लगा दिया तो ये सिंटैक्स की गलती नहीं है।
समझ आ रही है? आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी लेकिन आपकी आउटपुट गलत आएगी, और वो एरर जो गलत आउटपुट देती है वो कौन सी एरर होती है? लॉजिकल एरर। कौन सी एरर होती है? तीन किस्म की एरर्स आती हैं प्रोग्राम के अंदर बेटा। सिंटैक्स एरर, जब आप कोई रूल वायलेट करते हो, आपने एक स्टेटमेंट लिखी, सेमीकोलन नहीं लिखा, ये रूल वायलेट हो गया, ये है सिंटैक्स एरर। ये एरर क्या है? सिंटैक्स एरर नहीं है, लेकिन इससे आउटपुट, आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो रहा है लेकिन आउटपुट सही नहीं आ रही, तो उसका मतलब है उसकी लॉजिक में कहीं कोई गलती है। दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। सम टाइम ऐसे होता है कि आपका प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाता है। आपके मोबाइल में कई ऐप्स ऐसी हैं जो चलते चलते क्रैश कर जाती हैं, तो वो क्या होती है? वो रन टाइम एरर होती है। कौन सी? तीन किस्म की एरर्स होती हैं, सिंटैक्स, रन टाइम एंड, पर वो दूर की बात है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपने जो है ना वो ऊपर लिख दिया, देखें जी, कि इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो ये सिंटैक्स एरर है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के बगैर इफ के अंदर कंडीशन नहीं लिख सकते, तो ये है सिंटैक्स एरर। आपने ब्रैकेट के बाद तो लगा दी लेकिन आगे आपने सेमीकोलन लगा दिया, तो ये भी आपकी एरर है। इससे भी आपका प्रोग्राम जो है वो मुतासर होगा। ये वो एरर्स हैं जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाते हुए और इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए आम तौर पे कर जाते हैं। वो समझ आ रही है बात? नेक्स्ट चलें जी। दूसरा आ गया जी टू वे सिलेक्शन। इफ का एक वर्जन ये भी है कि आप पहले इफ लगाओ, उसके बाद ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लगाओ। देखो लफ्ज़ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, अगर आप इसकी जगह लफ्ज़ कंडीशन लिख दोगे ना तो ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको। सवाब से क्या मुराद है? कि ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? क्योंकि एक्सप्रेशन कुड बी मिसअंडरस्टूड, या यहाँ पे एक्सप्रेशन के साथ ना आप लॉजिकल का लफ्ज़ लगा दें। अगर आप कंडीशन लिख देंगे फिर तो बहुत ही अच्छा है। हर कंडीशन भी एक एक्सप्रेशन होती है, याद रखिएगा। एक्सप्रेशन बड़ा लफ्ज़ है, उसकी आगे टाइप्स हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन एंड रिलेशनल एक्सप्रेशन। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है। बहरहाल यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, एल्स स्टेटमेंट 2, इसका क्या मतलब है बेटा? सादा सी बात है, एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड। नीचे देखें, एक्सप्रेशन विल बी इवैल्यूएटेड। अगर इसका जवाब ट्रू आएगा तो स्टेटमेंट 1 चलेगी, अगर इसका जवाब फॉल्स आएगा तो स्टेटमेंट 1 नहीं चलेगी, स्टेटमेंट 2 चलेगी। इस ये है टू वे, कि टू वे से मुराद दोनों में से एक चलना है, चाहे स्टेटमेंट 1 चले चाहे स्टेटमेंट 2 चले। इसके अंदर आप देख लें जी, एल्स जो है ये रिजर्व वर्ड है, इफ जो है ये भी रिजर्व वर्ड है जी। आगे देख लें स्लाइड नंबर 8 के अंदर, इसकी आपको जो है ना वो मिली नज़र आ रही होगी, डायग्राम बनी हुई। ये टू वे सिलेक्शन है हमारे पास। उसके बाद स्लाइड नंबर 9 के अंदर एक एग्जांपल लिखी हुई है, अगर आप देखें तो, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आवर्स की तादाद अगर 40 से ज़्यादा है तो वेज जो है ना वो 40 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करो, एल्स जो है वो वेज इज इक्वल टू आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। नज़र आ रहा है स्लाइड नंबर 9 पे? ठीक है जी, सिंपल सी एग्जांपल है। इसका क्या मतलब है बेटा? इसका मतलब ये है कि आपका अगर रेट ग्रेटर देन 40 है तो फिर आपकी वेज का फार्मूला कौन सा चलेगा? 40 मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स माइनस 40। ठीक है, फिर ये वाली एक्सप्रेशन चलेगी, अदरवाइज जो है ना एल्स की सूरत में आपका ये वाला फार्मूला चलेगा। यहाँ तक बात की समझ आ गई आपको जी? ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ आ गई स्लाइड नंबर 10। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें ना तो हमने ये देखा कि इफ़ के बाद हमने एक स्टेटमेंट लगाई है और एल्स के बाद कितनी है? एक है। तो क्या हम इफ़ और एल्स के साथ एक ही स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं? नहीं। अगर हम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट चलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये 2, 4, 6, 5 चलें, फिर क्या करना पड़ेगा? यानी यहाँ पे लफ्ज़ एक नया आपके सामने आ रहा है, ब्लॉक ऑफ कोड। क्या? हम एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का एक पूरा ब्लॉक जो है वो कंडीशन के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो इसका तरीक़ेकार इतना आसान कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। स्लाइड नंबर 10 में देखो कि कंडीशन लगाओ और कंडीशन के बाद जितनी स्टेटमेंट्स लगानी है ना वो ब्रैकेट्स लगा के ना, जो बॉडी के लिए नहीं लगा के आए, इसी तरह की ब्रैकेट्स लगाओ और उसके अंदर जितनी स्टेटमेंट लिख दोगे वो उस कंडीशन के साथ जुड़ जाएंगी, वो एक ब्लॉक जो है वो बन जाएगा। मिसाल देख लें पेज स्लाइड नंबर 11 पे हमने लिखा इफ़ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, आगे देखो ब्रैकेट शुरू की, उसके बाद दो स्टेटमेंट्स लिखी और ब्रैकेट बंद की। इसका क्या मतलब है? ये पूरा एक ब्लॉक बन गया दो स्टेटमेंट्स का। ये दोनों स्टेटमेंट्स उस वक्त चलेंगी जब एज ग्रेटर देन 18 होगी। जैसे अब्दुल्ला
के ऊपर ये दोनों अब चलती हैं। नाउ अब्दुल्ला इज़ एलिजिबल टू वोट एंड नो लॉन्गर अ माइनर, अब ये बच्चा नहीं रहा और ये वोट भी डाल सकता है चूंकि इसकी एज ग्रेटर देन 18 है। और अगर किसी की ग्रेटर देन 18 नहीं है तो दो मैसेज आएंगे कि नॉट एलिजिबल टू वोट और एंडल हो जाएगा और साथ में हो जाएगा स्टिल अ माइनर। और समझ आई बात की कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हम जो हैं वो किस तरह से इसके साथ जो है ना वो लगा सकते हैं। दो बातें हो गई इसकी, इफ़ के बारे में, इफ़ अकेली का इस्तेमाल, इफ़ का एल्स के साथ इस्तेमाल, और इफ़ का कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड के साथ, ये पूरे एक ब्लॉक के साथ कैसे इस्तेमाल। अब अगली बात जो है ना मेरे ख्याल में तो यहाँ तक बस कर देनी चाहिए, ठीक है। आगे इस्तेमाल है नेस्टेड इफ़ का, इफ़ के अंदर भी हम इफ़ लगा सकते हैं, ये मेरा ख्याल है हम जो है ना वो नेक्स्ट इस पे बात करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू जी।